जोहार दोस्तों, पंडित जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन आपके इडुटेरिया 5000 का सेट नंबर आपके 2 रहेंगे, क्योंकि ये सेट एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके सारे सवाल इतने अच्छे-अच्छे सवाल हैं, अगर आप ये पूरा देख लेंगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएँगे। इसीलिए इस सेशन को मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ऐसे भी जीएस में इंटरेस्ट आदमी को कम रहते हैं, ताकि एक सेट से आपके जीएस में पकड़ बना रहे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हर वो ऑप्शन जहां से क्वेश्चन बनेंगे पूरे कर दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि की विशेषता नहीं है। आप जानते हैं सहायक संधि लॉर्ड वेलेजले के समय में आया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजले के समय में आया था और ये 1798 से ये आपके 1805 तक चले थे सहायक संधि। और ये सहायक संधि इसीलिए किए थे क्योंकि अंग्रेजी राज्य का वो विस्तार करना चाहते थे। और ये सहायक संधि किसके किसके बीच हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच में हुए थे सहायक संधि। आप ये जरूर याद रखेंगे सहायक संधि। तो इसमें बोले गए हैं कि सहायक संधि के बारे में विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? तो पहला जो है, देशी रियासत को एक ब्रिटिश जजमेंट रखना होता है। ये आपके सही था। देशी रियासत की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। लेकिन देशी रियासत को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये आपके गलत है, क्योंकि सहायक संधि में इस चीज का जिक्र नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं, ये आपके पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए ये आपके प्रेस लाए गए थे। इसको हम प्रेस अधिनियम भी कहते हैं। आप याद रखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेस अधिनियम भी कहते हैं, ताकि पत्र पत्रिकाओं पर कोई भी अनाप शनाप चीज ना छाप सके, उसको नहीं लिख सके। इसी वजह पर इस पर कड़ा नियंत्रण के लिए ये आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाए गए थे। और ये आए थे कब? ये लाए गए थे आपके 1878 में। 1878 में ये लाए गए थे प्रेस अधिनियम। ये आप याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि इसके इस काल के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिट्टन आपके वायसराय थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय लॉर्ड लिट्टन थे। ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? किस समाचार पत्र का, वो पत्र का नाम बताना है आपको। तो भारत मिहिर, वो पत्र का नाम था भारत मिहिर पर आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कार्यवाही की थी। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आप जानते हैं, ये आपके मोतीलाल नेहरू द्वारा इस समाचार पत्र को लिखा गया था। मोतीलाल नेहरू, आप याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी? मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश में एक नियम पारित किए थे बाल हत्या को, यानी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। और ये 1870 का 8वां अधिनियम था। 1870 का 1870 का ये 8वां नियम था। ये 8वां नियम था क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत अधिक बाल हत्या के वजह से ये लाए गए थे। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र आपके मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, रेशमी रुमाल षड्यंत्र से संबंधित है।
असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन पारित किया था? आप जानते हैं असहयोग आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट कब हुए थे? तो आप जानते हो असहयोग आंदोलन आपके 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन हुए थे और ये आपके पारित नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर अधिवेशन में होते हैं। नागपुर अधिवेशन में होते हैं। अगर आपसे डेट पूछ ले लिया जाए तो ये 26 दिसंबर 1920 को ये पारित होते हैं और ये कब तक रहते हैं? 31 दिसंबर 1920। 31 दिसंबर 1920 आप ये याद रखेंगे। ये नागपुर अधिवेशन में 26 दिसंबर 1920 से लेकर 31 दिसंबर 1920 तक चलते हैं और इसका अध्यक्षता अगर पूछ लेंगे तो विजय राघवाचारी इसके अध्यक्षता थे नागपुर अधिवेशन के। आप याद रखेंगे। यहाँ से आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। नागपुर अधिवेशन और आपके गया अधिवेशन, ये दो ऐसा अधिवेशन है जो जतरा उरांव लोग इस पर पार्टिसिपेट किए थे। आप ये भी याद रखेंगे। नागपुर अधिवेशन और आपके गया अधिवेशन में ये दो ऐसा अधिवेशन था जो झारखंड के जतरा उरांव सारे पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का विषय नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का विषय नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र होते हैं, ये आपके नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र अपने उत्पादकर्ता के लिए होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं और ये कार्यशील इकाई होती हैं। ये सारे सही हैं, बट ये पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद परतंत्र है, ये आपके गलत हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सब निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? आपको बताना है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं वे जैविक हॉटस्पॉट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आंसर के अनुसार से ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस चक्र के संचालित में सौर विकिरण की प्रमुख भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे जल चक्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। जल चक्र में आपके सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। गौतम बुद्ध ने किस संघ भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश अनुमति कहाँ दी थी? मतलब गौतम बुद्ध के जितने भी 4 संगति हुए थे उसमें से किसी का भी अलाउड नहीं था और गौतम बुद्ध में पहले बार भी स्त्री को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री का प्रवेश आपके वैशाली से स्टार्ट होते हैं। वैशाली से पहली बार थी और ये पहली औरत का नाम मैं बताता हूँ, महाप्रजापति गौतमी थी। वो पहले लेडीज थी जो आपके बौद्ध संघ में ये मिली थी, गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी थी। आप ये याद रखेंगे। श्रीवास्तव में पहला उपदेश आपके श्रीवास्तव में दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश आपके सारनाथ में दिए हैं। ये भी बात को आप याद रखेंगे। राजगिरी क्या है? गौतम बुद्ध का पहला आपके सभा राजगिरी में होते हैं, ये भी याद करेंगे। और ववापुरी जो है लिखा हुआ है, ववापुरी में जैन धर्म के मौत आपके ववापुरी में होते हैं और आपके महावीर का जन्म कुंडलग्राम में होते हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। भारत के किस क्षेत्र में स्वाभाविक दैनिक तापमान पाए जाते हैं? तो दैनिक तापमान पाए जाते हैं भारत के किस क्षेत्र में? तो आप आंसर इसका क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं ना, उस क्षेत्र में स्वाभाविक तापमान पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में 3 जनवरी का उपसर्ग घटना होती है। 3 जनवरी का उपसर्ग घटना होती है। उस दिन सूर्य पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इसी वजह से इसको उपसौर कहे जाते हैं और ये 3 जनवरी को होते हैं। 3 जनवरी को ये फैक्ट याद रखेंगे। कौन सा भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? भूकंप भी होते हैं जैसे पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक विनाशकारी वाला तरंग जो है वो आपके एल तरंग होते हैं और ये कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं, इसलिए अब इसको वीवीआई लगा लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? बोल रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है?
आप जानते हैं रेड क्लिफ जो है ये भारत चीन नहीं होते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच आपके रेड क्लिफ रेखा जो होते हैं भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच बात मैं करूं तो ये आपके मैक-मोहन रेखा ये आपके भारत और चीन के बीच होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। डुरंड रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आपको डुरंड रेखा होते हैं। मैकनॉट रेखा की मैं बात करूं तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैकनॉट रेखा होते हैं और ऑप्शन नंबर आपके सी यही आंसर है। मैकनॉट रेखा आपके पूछे गए थे कौन सही है तो मैकनॉट रेखा आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में होते हैं। हिरनबन रेखा आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपके मैकनॉट रेखा होते हैं और हिरनबन रेखा आपके आप कमेंट करेंगे हिरनबन रेखा किसके किसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? मैं आपको बता दूं एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया था। केंद्र बजट को राज्य बजट से भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। 1909 का अधिनियम क्या था ये? भारत परिषद अधिनियम जो है मार्लो मिल्टो इसको सुधार भी कहे जाते हैं। मार्लो मिल्टो सुधार आपके 1909 को मार्लो मिल्टो सुधार कहे जाते हैं। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे अनुच्छेद 200 भी अधिक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएंगे 16 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? आप जानते हैं संविधान सभा का गठन के लिए 3 आदमी को भेजे गए थे। उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन लेकिन वो 3 कौन थे? पेंथिम लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों याद रखेंगे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये सारे आप याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आते हैं और ये 11 अप्रैल 1942 तक चलते हैं। क्यों आते हैं ये क्रिप्स मिशन? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन लेके आते हैं और 22 मार्च 1942 से 11 अप्रैल 1942 तक ये क्रिप्स मिशन चलते हैं। ली कमीशन क्या है? ली कमीशन आपको बताना है। ली कमीशन द्वारा ली कमीशन ही क्या है? ये लोकसभा आयोग की गठन की सिफारिश के लिए ली कमीशन लाए गए थे और हंटर मिशन प्राथमिक शिक्षा से ये आपके संबंधित हैं। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। हंटर मिशन ये आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में से पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतिम सरकार के गठन की घोषणा आपके कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दिए गए थे। आप ये जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों का चयन करना, इसमें कौन सा कथन सही है? तो बोले गए हैं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं तो संसद से संबंधित राज्य के लिए सभी राज्य कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 19 का ऑप्शन नंबर आपके ये सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते हैं, ये भी आपके सही हैं। मैं बता दूं आपके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगते हैं। ये कब लगते हैं? जब बाह्य आक्रमण किए जाते हैं, अनुच्छेद 352 प्रभावी होते हैं। और अनुच्छेद 352 में भी एक वर्ड का यूज किए हैं, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 अनुच्छेद में ही किए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगर 356 में क्या लगते हैं? 356 में आपके राष्ट्रपति शासन लगते हैं और 360 में आपके वित्त आपात लगते हैं, लेकिन आज तक 360 अनुच्छेद नहीं लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध आपसे पूछे गए किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गए। राष्ट्र का पदावधि अगर आपसे पूछ लेंगे तो हो जाएंगे अनुच्छेद 52 के तहत
अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पदावधि हो जाएंगे और अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं और ये एकल नागरिकता पर होते हैं, एकल संक्रमण पर होते हैं, आप याद रखेंगे। इसमें आपके कौन-कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति साथ मतलब चुनाव में भाग लेते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्न कथन का गलत कौन है? आपको गलत कथनों का चयन करना है इसमें। गलत कथनों का चयन करना है, इसमें क्या हो जाएँगे? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करते हैं, ये आपके सही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन राज्य संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि सारे पेंशन हो, वेतन हो, आपके ये सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। इसी वजह से ये गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन ये सारे आपके भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे गए हैं? राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों व अध्यक्ष उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये सही बोले गए, इसके राज्यपाल के पास नहीं होते हैं ये राज्यपाल के पास नहीं होते हैं, ये आपके सही हैं। वित्त आयोग के संबंध में चर्चा करना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वित्त आयोग का गठन आपके 5 वर्षों के लिए होते हैं और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आपके वित्त आयोग आते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग आते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा स्थापित करते हैं। कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा स्थापित करते हैं। और मैं आपसे पूछ लूं कि 15वां वित्त आयोग का अवधि कब तक रहेंगे? तो 15वां वित्त आयोग का अवधि आपके 2026 तक रहेंगे। और 15वां वित्त आयोग का अभी कौन है? एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह है, आप याद रखेंगे। ये 2000 आपके 20 में ये बने थे और इसका कार्यकाल 26 तक चलेंगे। लॉकडाउन के वजह से ये 1 साल इसके ज़्यादा कार्यकाल हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके बोले कौन-सा कथन सही करना है, मतलब कौन गलत है? तो वित्त आयोग अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं। नहीं, ये आपके गलत हैं। इनकी इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, नहीं इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। ये आपके राष्ट्रपति के आदेश पर इनकी पुनरावृत्ति होती है और वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य नहीं होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसी वजह से पहला और तीसरा आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण क्या है? आरबीआई का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे 1, 2, 3 मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित और खुले बाजार की क्रिया। ये आरबीआई का मौद्रिक नीति है। आरबीआई का आपके बोल देंगे स्थापना कब हुए थे? 1935 में आपके आरबीआई का स्थापना होते हैं। मैं आपसे अधिनियम पूछ लूं, अधिनियम आरबीआई 1934 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन आपके 1949 में आरबीआई के रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर मैं एसबीआई की बात कर लूँ, एसबीआई का स्थापना आपके 1955 में होते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य आपके क्या है? ये आपके आंसर हो जाएंगे खाद्य प्रसारण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर जो सी है, आपके सी हो जाएंगे। खाद्य प्रशासन को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। कौन सा इस समिति का नाम बताना है? 25 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएंगे। एन के सिंह समिति जो है एफआरबीएम होते हैं। ये आप याद रखेंगे, एफआरबीएम अधिनियम एन के सिंह समिति से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, अगर एमएसपी का फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम, एस से होता है सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट, और पी से होता है प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार जो है, भारत सरकार किसान से डायरेक्ट कृषि को एक मूल्य पर खरीदा जा सके, उसी को न्यूनतम मूल्य पर खरीदते हैं, उसको कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भारत सरकार द्वारा खरीदे जाते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सीता अध्यक्ष का संबंध क्या है? सीता अध्यक्ष का संबंध आप किससे है ये बताएंगे तो भूमि
कर विभाग को सीता अध्यक्ष कहे जाते थे। आप ये जानते हैं सीता अध्यक्ष भूमि कर विभाग को सीता अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, कश्मीर के क्षेत्र इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्र इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? 28 का आप देखेंगे, ये आपके राजतरंगिणी ने कश्मीर के बारे में लिखा है। ये बुक जो है राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में लिखा है और वहीं से पता चलता है, राजतरंगिणी की किताब से ही पता चलता है कि कश्मीर का आपका बनाया था अशोक ने, कश्मीर को अशोक ने बनाया था। ये आपके कश्मीर का आपके उसको कहे जाते हैं, अशोक को कहे जाते हैं। ये आपके राजतरंगिणी बुक से ही मिलते हैं। सिद्धा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिद्धा और पेबोस की शुरुआत आपके किसने की थी? आप ये जानते हैं सिद्धा और पेबोस आपके बलबन ने किए थे। सिद्धा और पेबोस की शुरुआत आपके बलबन ने किया था। और मैं अगर इल्तुतमिश की बात कर लूँ, ये तुर्क आपके इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जो शुद्ध अरबी सिक्के और तांबे के चीतल चलाए थे। ये आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतबी कौन था? 30 का क्वेश्चन देखिए, उतबी कौन था? उतबी एक इतिहासकार थे। कौन थे? इतबी एक इतिहासकार थे। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के बारे में कौन सा असत्य कथन है? शेरशाह के बारे में असत्य कथनों का चयन करना है। इसमें असत्य कथन सत्य कथन नहीं बोले गए हैं। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज्य स्थापना दिल्ली में की थी। 31 का बोले गए इसमें कथन कौन गलत है? ये आपके सही है, क्योंकि शेरशाह सूरी बिलग्राम युद्ध कब हुए थे? अगर मैं आपसे पूछ लूं बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो बिलग्राम का युद्ध आपके 1540 में आपके बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और बिलग्राम युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बिलग्राम का युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ये आप याद रखेंगे, बिलग्राम युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाते हैं। और बिलग्राम युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है और ये आपके 1540 में होते हैं। तो ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह उपज का 1/3 भाग लेते थे। शेरशाह उपज 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था। ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली नहीं, शेरशाह का मकबरा आपके सासाराम में स्थित है। यही आपके गलत कथन है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की दंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। ये भी आपके सही हैं। किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुतवाक्य लिखी गई थी? किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुतवाक्य लिखी गई थी? 32 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, कृष्णदेव राय। ये आपके दक्षिण भारत के एक महान शासक में से एक थे, कृष्णदेव राय। ये आपको याद रखना होगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? मैं आपको बता दूं, लोधी वंश के शासक आपके कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी वंश के शासक आपके बहलोल लोधी ने सबसे ज्यादा आपके दिल्ली सल्तनत में शासक किए थे। इसका शासन काल आपके 1451 से लेकर 1489 तक रहते हैं। ये शासन काल के गद्दी में बैठते हैं बहलोल लोधी। और आपके लोधी वंश का अंतिम शासक आपके इब्राहिम लोधी हैं, इब्राहिम लोधी होते हैं। और ये अगर मैं आपको लोधी वंश पूछ लूं कब से कब तक चली थी, तो लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक ये चलते हैं, 1526 तक चलते हैं। और ये बाबर और इब्राहिम लोधी पानीपत का प्रथम युद्ध में वो रणभूमि में मारे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछते हैं कि कौन सा वो शासक था जो रणभूमि में लड़ते हुए मारे गए थे? वे थे इब्राहिम लोधी। आप ये याद रखेंगे सारे फैक्ट को। निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्र में स्वादिक मात्रा में पाए जाते हैं? निम्न में से कौन सा पदार्थ आपके केंद्र में स्वादिक मात्रा में पाए जाते हैं? 34 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपके केंद्रक में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रशासिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट कहाँ से संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ से संपन्न होती है? इसको हम कहते हैं ग्रेना। ये आपके ग्रेना से प्रारंभ होती है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके गेरेना से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वो पौधे होते हैं, हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो लवणीय वाली मिट्टियों में उगते हैं, उसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एआईडीएस में किया जाता है, माने एड्स टेस्ट जो है, एड्स टेस्ट किसमें किए जाते हैं? एड्स टेस्ट आपके एलिसा नाम के हैं, इससे आपके एड्स टेस्ट किए जाते हैं। एड्स का अगर फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ लूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या सिंड्रोम कभी-कभी नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे सिंड्रोम की जगह वायरस भी रहते हैं। एड्स का दूसरा नाम एचआईवी द्वारा एड्स फैले जाते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। आप कमेंट करेंगे कि सबसे पहली बार एड्स का पता भारत में कब लगा था? सबसे पहली बार एड्स का पता आपके भारत में कब लगा था? ये आप कमेंट करेंगे। 34 37 का देखिए क्या दिए गए हैं इसमें। अच्छा, इसमें बोले गए हैं कि एड्स में क्या-क्या होता है। एक तो एलिसा होते हैं, एक एलिसा होते हैं, एगो पीसीआर भी होते हैं, ऑप्शन के अनुसार एक पीसीआर भी होते हैं और CD4 भी होते हैं। ये तीनों आपके आपके एड्स के जाँच के लिए होते हैं, लेकिन एलिसा बहुत फेमस नाम है, बहुत एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं, और आप एक पीसीआर याद रखिए और CD4 ये आप याद रखिए। निम्न में से कौन-सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं? तो एंटीबॉडी कोई नहीं होते हैं, ए बी आपके कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन-सा एक नहीं है? कौन एक नहीं है इसमें बताना है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएँगे, पीलिया जो है ये नहीं है। अल्फ़ा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होते हैं। अल्फ़ा कण का द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होते हैं, तो किसके आवेश के बराबर होते हैं? हीलियम के 1 अणु के बराबर होते हैं, तो ये किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गति के नियम को बल का व्यंजक प्राप्त हुए थे? न्यूटन किस गति के नियम द्वारा बल का व्यंजक, द्वितीय नियम से आपके बल का व्यंजक यानी F बराबर ma, ये आपके न्यूटन के दूसरे नियम से आपके बल के व्यंजक प्राप्त हुए थे, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ताप बढ़ने पर आपके घटती है, ताप बढ़ने पर आपके घटती है, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपके अर्धचालक हैं, इसी वजह से ताप बढ़ने पर ये क्या होती है? ये घटती है, आप ये याद रखेंगे। निम्न में से किस तत्व का स्वादिक समस्थानिक होती है? तो आप जानते हैं पोलोनियम, और इसके समस्थानिक संख्या कितने होते हैं? ये आपके 27 होते हैं। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलने से आपके जल बनते हैं, ये आप सारे फैक्ट को जानते हैं। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनते हैं? तो यहाँ पे पानी बनते हैं। ग्रेफीन, ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिक्रिया है। ग्रेफीन एक कार्बन का नैनो प्रतिक्रिया है। आप जानते हैं ग्रेफीन क्या है? कार्बन का एक नैनो प्रतिक्रिया ग्रेफीन, जिस तरह ग्रेफाइड है उस तरह ग्रेफिन भी है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व रक्तदान दिवस आपके 14 जून को मनाए जाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाए जाते हैं, लेकिन आपके 7 मई को क्या मनाए जाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपके 7 मई को मनाए जाते हैं, जबकि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व विश्व बाल विश्व बाल निषेध दिवस आपके मनाए जाते हैं 12 जून को, ये फैक्ट याद रखेंगे। 9 मई को हर माह 9 तारीख को क्या मनाए जाते हैं? आप कमेंट करेंगे। हर माह को 9 तारीख को क्या मनाए जाते हैं? वो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान, राष्ट्र समुद्री विज्ञान अनुसंधान, केंद्र खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान और भारतीय मौसम विज्ञान, ये आपको मिलाना है तो क्या हो जाएँगे? राष्ट्र समुद्री आप जानते हैं ये आपके पणजी में होते हैं। ये आप जानते हैं पणजी में खाद्य खाद्य कृषि, प्लाज्मा अनुसंधान, ये सारे आप कमेंट कीजिए। मैं बताऊँगा, नहीं तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं तो बताऊँगा ही। 47 का डी हो जाएँगे। एक का प्लाज्मा अनुसंधान आपके गांधीनगर में है। गांधीनगर में है आपके। राष्ट्र समुद्री विज्ञान मैंने बता दिया पणजी में है। और खाद्य कृषि आपके हो जाएँगे मैसूर, और भारत मौसम हो जाएँगे नई दिल्ली। पंचतंत्र का संबंध का किस धर्म से, पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचतंत्र का संबंध आपके वैष्णव धर्म से है, ये आप याद रखेंगे।
पंचतंत्र का संबंध आपके वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, एकमात्र भारतीय जिसे रासायनिक में नोबेल मिला था वो आपके थे वेंकट रमन रामकृष्ण। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। और मैं अगर आपसे पहला पूछ लूं तो 1901 में नोबेल स्टार्ट हुआ था और पहला रसायन के क्षेत्र में नीदरलैंड के जैकबास हेनरिकस को दिया था। जैकबास हेनरिकस को दिया था, ये आप याद रखेंगे। अगर भारत में मैं बात करूं तो 2009 में किसको दिए गए थे, आपके वेंकटरमन रामकृष्ण को। और ये आपको क्यों क्यों दिए गए थे, तो राइबोसोम की संरचना के बारे में पता लगाया था। किसके बारे में, राइबोसोम राइबोसोम की संरचना के बारे में ये पता लगाया था वेंकटरमन रामकृष्ण, इसी वजह से ये दिए गए थे। भारतीय नौसेना की पहली पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की पहली थी, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार की। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब हम लोग लुसेंट को थोड़ा कवर करेंगे। चलिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इससे आपके लुसेंट कवर हो जाएंगे। लुसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंस है इससे आपके कवर हो जाएंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेदों का रचना को पढ़ने को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। और इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आपके 9वें मंडल में सोम, आठवें 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 में क्या है आप बताएंगे। आठवें में क्या है, 9वें में तो सोम है लेकिन 8वें में क्या है ये आप जरूर बताएंगे। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आप याद रखेंगे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं को पढ़ने का विवरण मिले हैं। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं का वर्णन मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपके इसी वेद में मिले हैं। गोत्र शब्द का सबसे पहले वेद इसी में मिले हैं। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किए गए हैं। ग्रीक वेद में आपके गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किए गए हैं। 8वें में मैं बता दूं, 9वें में आपको सोम है लेकिन 8वें में मैं आपसे पूछा था, 8वें में आपको हो जाएंगे खिल। 8वें में आपके खिल हो जाएंगे, जबकि 9वें में आपको सोमदेव का समर्पित है। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, आपके ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को अधन्य कहे जाते हैं। ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहे जाते हैं। और योगों का नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है आपके यजुर्वेद में। और इस वेद में बलि दान विधि का भी उल्लेख है। बोल देंगे बलि प्रथा किसमें होती है, यजुर्वेद में। आपके नियमों को विधि विधान किसमें होते हैं, यजुर्वेद में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद पद किसे होते हैं, ये आपके यजुर्वेद में, ये आप याद रखेंगे। गद पद किसमें होते हैं, यजुर्वेद में, आप ये याद रखेंगे। सामवेद देखिए, सामवेद ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को धात्री को सामवेद कहते हैं। ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को आपके सामवेद कहते हैं। और इस वेद को भारत संगीत का जनक कहे जाते हैं। सामवेद को आपके भारत संगीत का जनक कहे जाते हैं। और लास्ट है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछ लेंगे औषधि का प्रयोग आपके किस वेद में सबसे पहले हुए थे, अथर्ववेद में किए गए थे। साभा और सिमिति 2 पुत्रियां कहे गए हैं, ये भी आपके अथर्ववेद से ही। इसमें साभा और सिमिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किए गए हैं, ये भी आपके अथर्ववेद में। अब चलिए यहाँ से एग्जाम में कई बार इसको पूछे गए हैं। वेदों की संख्या कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद या सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बाद वाले वेद को अथर्ववेद कहते हैं। सबसे पुराने आपके ऋग्वेद होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। वेदों की संख्या 4, आपके वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18। सबसे मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, आप ये याद रखेंगे। उपनिषद संख्या 108, उपनिषद संख्या 108 होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद संख्या 108। तो इस तरह से आज के सेशन को अंत करते हैं।
फिर आपको मिलेंगे एडिटोरिया के नेक्स्ट सेट लेकर। इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।